तो स्वागत है आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट में और मैं विक्की सिंह। और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ द साइंस बिहाइंड द अलॉटमेंट ऑफ एनी मेडिकल कॉलेज टू यू बाय काउंसलिंग। तो एमसीसी काउंसलिंग का क्या साइंस रहता है पीछे, जहाँ पर आपको एक सीट अलॉट होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे मिथ्स हैं बच्चों के, वो भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए बहुत काम आएगा क्योंकि काउंसलिंग अभी ओवर नहीं हुई है। पर मैं चाहता हूँ कि राउंड 1 में ही आपके लिए ओवर हो जाए और आपका कॉलेज राउंड 1 में मिल जाए और आप आराम से वहाँ जाकर सेटल हो जाए। दैट इज़ इट। आपको और ज़्यादा स्ट्रगल इन काउंसलिंग प्रोसेस में भी ना करना पड़े। ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। बट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि नीट 2025 वाले जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को आगे जाकर देखें, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। और उन बच्चों के लिए जो राउंड 2 में जाने वाले उनके लिए भी। तो पहली बात, सबसे पहले तो आपको एमसीसी की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना होता है, पर ओनली कंडीशन कि आपके मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स के बराबर या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, हर कैटेगरी के लिए कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। जब आप अपना नीट का स्कोर कार्ड देखेंगे तो नीचे क्वालिफिकेशन नंबर्स भी मेंशन होते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि आप क्वालिफाइड हैं या नहीं। हर आप नीट क्या करता है, एनटीए अपना क्वालिफाइड बच्चों का डेटा जो है एमसीसी को ट्रांसफ़र कर देता है। फिर एमसीसी के पास आपका डाटा ऑलरेडी है, चाहे आप रजिस्ट्रेशन करें चाहे आप रजिस्ट्रेशन ना करें। शायद ये बात आपको नहीं पता होगी, मैं बताता हूँ। तो जैसे ही आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना नीट का रोल नंबर डालते हैं, एप्लीकेशन नंबर, नेम, ये सारी चीज़ें डालते हैं, आपकी बहुत सारी डिटेल्स एनटीए से वो फैच कर लेता है। एमसीसी पहले ही फैच कर लेता है। आपकी कैटेगरी वहाँ पर मेंशन होती है, आपका फ़ोटो जो है पुराना वाला, वो कई सारी इन्फॉर्मेशन आपने खुद देखा होगा रजिस्ट्रेशन करते हुए, या आप देखेंगे अगर आप करेंगे तो आपकी डिटेल वहाँ पर फैच हो जाती है, बिकॉज वो डेटा सिंक हो चुका है पहले पे। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं, अगर आपके मार्क्स क्वालिफिकेशन से डाउन हैं, तो जब आप वहाँ पर रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे तो आगे प्रोसेस नहीं होगा, या तो डेटा नॉट फाइंड आएगा, नॉट लिस्टेड आएगा, इस तरह से कुछ आएगा, क्योंकि आपका डेटा ही वहाँ पर पहुँचा नहीं, क्योंकि यू आर नॉट क्वालिफाइड। दैट इज़ इट। ठीक है बच्चे, तो आपकी जर्नी यहीं ख़त्म हो गई। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको दोबारा से तैयारी करके अच्छे से प्रिपेयर करके नेक्स्ट ईयर आना है। चलो नेक्स्ट, अब आप क्वालिफाइड भी हैं और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशंस के बाद काउंसलिंग में सारे कॉलेजेस आपको सामने दिखाई देते हैं, जो कि राउंड 1 के लिए या जिस भी राउंड के लिए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कॉलेजेस दिखाई देंगे अवेलेबल कि ये कॉलेजेस हैं और वो इस काउंसलिंग के लिए अवेलेबल हैं, यहाँ पर सीट मिल रही है। उससे पहले एमसीसी सीट मैट्रिक्स भी डालता है। वो सीट मैट्रिक्स ऑनलाइन ही डालता है अपने एमसीसी पोर्टल पर ही। उस सीट मैट्रिक्स में लिखा होता है कि किस कॉलेज के अंदर जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस कॉलेज के अंदर किस कैटेगरी की कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी कॉलेज के अंदर आपके लिए सीट अवेलेबल नहीं है, आपसे मेरा मतलब है आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। सपोज आप हैं एसटी कैटेगरी से और आपने कोई कॉलेज भर दिया जिसका नाम है XYZ मेडिकल कॉलेज। अब XYZ मेडिकल कॉलेज में राउंड 1 के लिए एसटी की सीट्स ही नहीं है, तो अगर आप उसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भरते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं देगी। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दैट सीट मैट्रिक्स बिफोर गोइंग एंड बिफोर फिलिंग दी प्रेफरेंस फॉर, या प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए या कॉलेजेस को सिलेक्ट आप करोगे उनके लिए। अभी सिलेक्शन ऑफ कॉलेजेस क्या है, इसका मतलब है कि कौन कौन से कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल सकता है। तो आप उन कॉलेजेस को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरह से सीक्वेंसेस में डालते हैं। ठीक, अब जब आप सीक्वेंसेस को डाल देते हैं और सीक्वेंस को लॉक करने का एक ऑप्शन आता है, आप लॉक कर देते हैं, या तो लॉक करते हैं या वो अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है अगर आप भूल जाएँ तो। उसके बाद जब वो एप्लीकेशन कंप्यूटर में सबमिट हो जाती है तो फिर कंप्यूटर एनालाइज करता है जो आपने लिस्ट बनाई है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपने जिस कॉलेज में डाला है उस कॉलेज में चेक करता है कि मिलेगी सीट या नहीं, येस और नो। नो तो फिर सेकंड में चेक करता है येस और नो, नो येस और नो, नो येस और नो, येस, एंटर। और जिस कॉलेज में आपकी एंट्री हो जाती है वो कॉलेज आपके लिए अलॉट हो जाता है और एक अलॉटमेंट लेटर आपको मिलता है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर आपको अलॉट हुआ है। आप जाएँ और उस कॉलेज में रिपोर्ट करें
और इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ लेकर जाएं और उन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ ले जाकर वेरीफाई कराएं, फ़ी पे करें, सारे प्रोसीजर को फॉलो करें और वहाँ पर एडमिशन लें। दैट इज़ इट। अब बात समझ में आई। एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो अब मान लीजिए आप ऑल इंडिया रैंक 1 है और आपने भर दिया मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को नंबर 1 पे, ठीक है। अगर आपने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को नंबर 1 पे भर दिया और नंबर 2 पे आपने लगा दिया एम्स दिल्ली, ओके। अब जब रिजल्ट आएगा तो मशीन या सॉफ्टवेयर क्या करेगा, रैंक 1 के लिए 720 मार्क्स हैं, रैंक 1 है कैटेगरी जो भी है आपकी रिगार्डलेस, सीधा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में जाकर चेक करेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ओके। अब वो नीचे जाएगा ही नहीं, एम्स दिल्ली तक जाएगा ही नहीं। मौलाना आज़ाद में ओके हुआ, अलॉट हुआ, बात खत्म। एम्स दिल्ली तक जाएगा ही नहीं। लेकिन कोई रैंक नंबर 2 है जिसने एम्स दिल्ली को, सेम सिनेरियो है, कोई रैंक नंबर 2 है, उसने एम्स दिल्ली ऊपर लगा रखा है और मौलाना आज़ाद को नीचे लगा रखा है, तो जैसे ही सॉफ्टवेयर चेक करेगा सीधा एम्स दिल्ली चेक करेगा, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऑल आउट, बात खत्म। वो मौलाना आज़ाद जाएगा ही। बात समझ में आ गई। तो प्रेफरेंस लिस्ट इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्या सारे कॉलेजेस भर देने चाहिए, क्या पूरी लिस्ट तैयार कर देनी चाहिए? देखो ऐसा आप 2 ही कंडीशन में करोगे। पहला, या तो आपको नॉलेज नहीं है, जो कि खतरनाक है, नॉलेज लो, अवेलेबल है हर जगह। दूसरा, आपके मार्क्स इतने कम है कि आप श्योर ही नहीं है कि आपको शायद कोई कॉलेज मिले, तो आपने सारे कॉलेज भर डाले, जो मिलेगा देखा जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या जिसके मार्क्स इतने हैं, जिसे पता है कि एक जीएमसी उसे मिल जाएगा और कौन सा जीएमसी उसे मिल सकता है, उसने काफ़ी एनालाइज कर रखा है, ठीक है, हमारी वीडियोस देख रखी हैं, सो उसे पता है कि ये जीएमसी उसकी मार्क्स के रेंज में है, तो वही जीएमसी इसको वो ऊपर रखेगा, है ना। अब वो कितने जीएमसीज हो सकते हैं बच्चे, कितने हो सकते हैं आप बताइए? 10, 20, ज़्यादा से ज़्यादा 30, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। अगर आपके मार्क्स मान लीजिए 650 प्लस हैं, 660 हैं, 670 है, तो कितने कॉलेजेस लगा लोगे आप? 20, 30 काफ़ी है ना। क्योंकि इतने मार्क्स पर एक गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना ही मिलना है, और दिमाग लगा के आपने सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को ऊपर रखा है जो आपको मिल सकते हैं, ताकि उन कॉलेजेस को नहीं मिल सकते। अब मेरे मार्क्स अगर 650 हैं और मैं एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हूँ, मैं लगा रहा हूँ एम्स दिल्ली, फिर मैंने लगाया एम्स भोपाल, फिर मैंने लगा दिया एम्स नागपुर, फिर लगा दिया मैंने एम्स ऋषिकेश, फिर लगा दिया मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, फिर लगा दिया किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज एंड सो ऑन, है ना। जो मुझे टॉप रैंक कॉलेज लगा मैंने लगा दिया, मुझे लगा 650 है, हो तो जाएगी। क्या मुझे मिल सकते हैं वो कॉलेजेस? नहीं मिल सकते ना। तो मेरा राउंड 1 बर्बाद होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो मैं लिस्ट ऐसी क्यों ही बनाऊं कि जिसके अंदर मुझे चांसेस लेने पड़े। तो मैं लिस्ट वो ही क्यों बनाऊं दिमाग से कि जो कॉलेजेस मिलने की प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा है, मैंने वो ऊपर लगाए। 20 कॉलेज 10 कॉलेज भरे काफ़ी हैं, उनमें से आपको लॉट हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या लगता है जो टॉप रैंकर्स हैं वो कितने कॉलेजेस लिस्ट में भरते हैं? 200, 180, 150? नहीं यार, ठीक है। तो लिस्ट, और सबसे बड़ी बात, कई बच्चों को ऐसा सजेशन भी दिया जाता है, यार सारे कॉलेजेस भर दो, अच्छे मार्क्स होने के बाद बोलते सारे कॉलेजेस भर दो। कोई फ़ायदा नहीं है जी सारे कॉलेज भर के, ठीक है। आप ऐसा तभी करना जब आपको लगे कि शायद कोई कॉलेज मिल जाए, नंबर इतने कम है तो कुछ मिल जाए, ले लूँगा, तो वो कंडीशन बन सकती है। नहीं तो अगर आपको मिल रहा है कॉलेज, आपके मार्क्स इतने हैं, तो आप समझदारी दिखाएं, ज़्यादा कॉलेज ना भरें। अब हो सकता है ज़्यादा भरने के चक्कर में आपने कोई कॉलेज भर दिया तेलंगाना का या तमिलनाडु का, आप रहते हैं आप नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं, नहीं जाना चाहते थे वहाँ पे, अलॉट हो गया, अब क्या करोगे? फंस गए ना। अब दिमाग में 10 तरह की बातें घूमेंगी, यार कॉलेज अलॉट हो गया, क्या करूँ? फ्री एग्जिट ले लूँ, नेक्स्ट राउंड के लिए ट्राई करूँ, क्या नेक्स्ट राउंड में मिल पाएगा? नहीं मिला तो क्या होगा? एडमिशन लूँ ना लूँ? और फिर इतनी दूर जाकर एडमिशन लेना है, सारा प्रोसेस भी कंप्लीट करना है। 100-150 बच्चे, 200-250 बच्चों का एडमिशन होता है किसी कॉलेज में, 100 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे लिए जाते हैं। एक दिन में तो एडमिशन वहाँ होता नहीं है। इतना आपको पता है ना कैसे काम होते हैं गवर्नमेंट में, तो एक दिन में तो सबके एडमिशन होंगे नहीं। फिर क्या इतने धक्के खाने की ताकत आपके अंदर है? चलो, तो ये शायद आपको ध्यान है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, MBBS एंड BDS की काउंसलिंग एक साथ होती है, और कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो BDS और MBBS दोनों दे रहे होते हैं, तो बहुत ध्यान से कॉलेजेस को लगाना। कई बार बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है कि नंबर बहुत अच्छे होने के बाद भी मौलाना आज़ाद कॉलेज लेने के चक्कर में उन्होंने मौलाना आज़ाद का डेंटल कॉलेज ऊपर लगा दिया और वो उन्हें अलॉट हो गया। आप कुछ नहीं कर सकते,
अगर आपसे ये गलती हो गई और वो कॉलेज आपको अलॉट हो गया, आप कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ कॉलेज को छोड़ने के अलावा या कॉलेज में एडमिशन लेने के अलावा। और राउंड 1 में ऐसी गलती हुई तो शायद राउंड 2 का चांस है, राउंड 2 में गलती हुई तो राउंड 3 में चांस है, लेकिन अगर राउंड 3 में गलती हो गई तो फिर कोई चांस ही नहीं है, बात ख़त्म, स्टोरी एंड। ठीक है, चलो इस बात को ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना, कहीं BDS कॉलेज ना भर दें टॉप में जल्दीबाजी के चक्कर में। कई कॉलेजेस के सेम नेम के साथ BDS कोर्सेज भी होते हैं, इस बात को बहुत बहुत ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, फर्स्ट राउंड इज़ फ्री एग्जिट। व्हाट इज़ फ्री एग्जिट? फ्री एग्जिट का मतलब है अगर फर्स्ट राउंड में आपने अपना कॉलेजेस चुना, कोई कॉलेज आपको मिला, आपको पसंद नहीं आया, आप नहीं जाना चाहते, तो कुछ नहीं करना, कहीं कॉल मैसेज कुछ नहीं, चुपचाप बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, मत जाओ कॉलेज, कुछ भी नहीं होगा। सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो, कोई अलग से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फिल रहेगा, सेफ रहेगा। आप सेकंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करना, और जो कॉलेज आपको चाहिए अगर वो मिल जाए तो वहाँ जाकर आप एडमिशन ले लेना। पहली बात तो ये फ्री एग्जिट होता है। राउंड 2 इज़ नॉट फ्री एग्जिट, राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं होता, वहाँ पर आप फ्री फंड में कॉलेज छोड़ के आगे मूव नहीं कर सकते राउंड 3 में। ठीक है, नहीं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट 10,000 रुपये जो भरते हो गवर्नमेंट के लिए, PWD बच्चे कितना भरते हैं 5,000, वो व्यर्थ हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, कई बार बच्चे सेफ खेलने के लिए राउंड 1 में मिले हुए कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं और वहाँ उनको बता देते हैं। वैसे तो वो खुद भी पूछते हैं और वैसे आप खुद भी बता देते हैं, कई बार वो ना पूछे तो क्या करोगे कि हम राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपग्रेडेशन का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपके अपग्रेडेशन का वो फॉर्म भरवा देते हैं, फॉर्मेलिटीज़ करवा देते हैं। फिर आप राउंड 2 के अंदर कॉलेज में मतलब दोबारा से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब या तो उस काउंसलिंग में आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिल जाएगा, है ना, उस सेम कॉलेज को तो मत ही भरना जो आपको मिला हुआ है, कहीं वही कॉलेज भर दो फिर वही अलॉट हो जाएगा, फिर वहाँ जाकर दोबारा से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा और वहाँ जाकर उल्टी सीधी बातें सुनोगे वो और मैनेजमेंट से ऐसा होता है बच्चे के साथ। तो राउंड 2 में जो कॉलेज मिला, अगर आपने राउंड 1 में अपग्रेडेशन का फॉर्म भर रखा था उस कॉलेज में, फर्स्ट में जो अलॉट हुआ था, तो सेफ हो गई आपकी सीट। इसका मतलब है अपग्रेड हुआ तो कॉलेज छोड़ दोगे, वहाँ से डॉक्यूमेंट वगैरह ओरिजिनल जो जमा होते हैं वो मिल जाएंगे, फ़ी जो सबमिट की थी आराम से मिल जाएगी। ठीक, और अगर राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिलता है तो जो राउंड 1 में आपने कॉलेज ले रखा है, सिर्फ अपग्रेड के लिए भरा है, छोड़ा नहीं है कॉलेज, सीट छोड़ने के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है MCC में, सीट लीविंग का एक एप्लीकेशन आता है, वो तो फिर आगे मैं बता ही दूंगा। तो कुछ नहीं करना आपको, अपने वापस उस कॉलेज में वापस जाएं, लौट के बुद्धू घर को आएँ, उनको जाकर बता दें राउंड 2 में अलॉट नहीं हुआ, या जो हुआ मुझे वो नहीं चाहिए, मैं यही रहना चाहता हूँ, कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ और होती हैं वो दोबारा से करें और अपने कॉलेज में सेटल होकर बैठ जाएं, बात खत्म। राउंड 1 में अगर कॉलेज नहीं मिलता, राउंड 2 में अगर कॉलेज नहीं मिलता और राउंड 3 में अगर कॉलेज मिल जाता है तो उसे आपको लेना ही लेना है। अगर आपने राउंड 3 के अंदर मिले हुए कॉलेज को छोड़ दिया तो फिर आपकी काउंसलिंग की जर्नी खत्म हो गई, आप राउंड 4 में नहीं जा सकते, मतलब जिसे हम स्ट्रे वैकेंसी बोलते हैं, आप उसके अंदर नहीं जा सकते। स्ट्रे वैकेंसी में कौन जा सकता है, जिसे ना राउंड 1 में कॉलेज मिला, ना राउंड 2 में, ना राउंड 3 में, वो किस्मत, मतलब वो बंदा जाएगा राउंड 4 में स्ट्रे वैकेंसी में, और वहाँ अगर उसको सीट अलॉट होती है तो वो कॉलेज जाकर सीट ले लेगा। और अगर राउंड 4 में मिले हुए कॉलेज को आपने छोड़ दिया ना तो अगले 1 साल नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। सुन लो इस बात को, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर राउंड 4 में आपको सीट अलॉट होती है और आप अगर उसको नहीं लेते, अगले साल नीट का एग्ज़ाम 1 साल नहीं दे पाओगे, फिर 2026 में एग्ज़ाम दोगे, 1 साल घर बैठोगे। बात समझ में आ गई? तो ऐसा भी मत करना। बस यही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी, यही एक प्रोसेस होता है बेटा, और यही मैं आपको समझाना चाहता था ताकि आप कुछ गलतियाँ ना करें। अगर मुझसे कुछ चीज़ें छूट गई हैं और कुछ क्वेरी आपकी, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है। आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, और आप चाहें तो चैनल को एज ए मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग द ज्वाइन बटन, जिससे कि मैं आपकी और ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज मेंबर्स के पास ज़्यादा फ़ायदे होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल व्यूअर्स। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलता हूँ अगली वीडियो में।